गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और पिछला हम लोगों ने जीओसी का रिवीजन लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 9 तक आपको भेज दिया था और मुझे उम्मीद है आपने वो सब देखा भी होगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी सी चीजें उसमें मैंने कवर करने की कोशिश किया था और कवर भी किया था। तो अगर हम लेक्चर नंबर 9 की बात करें तो उसमें हमने मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट किया हुआ था। मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में आपको जनरल डिस्कशन किया था, एक बेसिक डिस्कशन किया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट क्या होता है और माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की कैटेगरी क्या है और निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की कैटेगरी क्या है। इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें। उस लेक्चर में हमने ऑर्डर भी बताया था मेसोमेरिक की प्लस एम इफेक्ट काज करते हैं तो कौन कौन से ग्रुप प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करते हैं और कौन कौन से ग्रुप नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट करते हैं। अब वहां पर एक सिंपल सा डिस्कशन भी हमने किया था कि अगर लोन पेयर कॉन्टेनिंग ग्रुप या एटम डायरेक्टली रिंग से लगा हुआ है, डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, लोन पेयर उस एटम के पास है, तो 100% मान लो कि वो प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा। लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो वो प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा, लेकिन कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। मेसोमेरिक इफेक्ट एक रेजोनेंस इफेक्ट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है और इसी को प्लस एम माइनस एम को प्लस आर और माइनस आर भी नाम दे देते हैं, प्लस आर और माइनस आर भी नाम देते हैं, तो दोनों में बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो प्लस एम के ऑर्डर में बताया था कि सबसे अच्छे प्लस एम वो ऑपरेट करते हैं जिनके पास निगेटिव चार्ज होता है, ऑलरेडी निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है अगर उस एटम के पास, तो बहुत अच्छा प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करता है। उसका लोन पेयर के एटम मैंने लिया था जिसमें नाइट्रोजन पहली कैटेगरी थी, फिर ऑक्सीजन की ग्रुप थे। तो इस तरीके से प्लस एम कैटेगरी हमने एक्सप्लेन किया था और उसके साथ साथ हेलोजन का भी प्लस एम इफेक्ट बताया था। हेलोजन प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करते हैं, हेलोजन प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करते हैं, आप जानते हो, क्योंकि हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर है तो रिंग में या चेन में कहीं पर भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो डिलोक्लाइज होंगे। और उसका भी प्लस एम का जो ऑर्डर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। फ्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की जो ओवरलैपिंग होती है कार्बन के साथ वो 2p ओवरलैपिंग होती है, इसका भी डिस्कशन किया था। और जो क्लोरीन होता है वो 2p होता है, ब्रोमीन होता है 2p होता है, तो हम फ्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा कंसीडर करते हैं कंपेरिजन टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कि जब हम इसका प्लस एम इफेक्ट लगा रहे होते हैं तो उस समय हैलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट होता है, हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट भी होता है और एक्चुअल में हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट उसके प्लस एम इफेक्ट से डोमिनेट करता है। हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट से डोमिनेट करता है। लोन पेयर डिलोकलाइज होंगे लेकिन हैलोजन की सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींचने की भी टेंडेंसी होती है और खींचने की टेंडेंसी भी उसी ऑर्डर में होती है। किस ऑर्डर में? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि हैलोजन प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करता है, हैलोजन माइनस आई इफेक्ट भी ऑपरेट करता है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं ये ओवरऑल, क्योंकि इनका निगेटिव इफेक्ट जो माइनस आई इफेक्ट है वो कंपैरेटिव उसके प्लस एम इफेक्ट से डोमिनेट करता है। तो ओवरऑल वो निगेटिव इफेक्ट ऑपरेट करते हैं। निगेटिव का मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट ऑपरेट करते हैं ओवरऑल, क्योंकि प्लस एम भी है माइनस आई भी है, माइनस आई डोमिनेट करता है, तो हैलोजन का ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट की कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन माइनस से एम इफेक्ट नहीं होता, उनका होता प्लस एम है। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन जब हम एप्लीकेशन यहां सीखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के तो उसमें हम इसका डिस्कशन जरूर करेंगे, ठीक है। निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में एक सिंपल सी पहचान थी कि उनके पहचानने के लिए बड़े सारे ऑर्डर थे। NO2 था, CN था, CHO था, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिडेमाइड, सब मेसोमेरिक इफेक्ट में माइनस एम इफेक्ट भी ऑपरेट करते हैं। पहचान ये थी कि डायरेक्टली कॉन्जुगेशन से लगा हुआ जो एटम है, डायरेक्टली कॉन्जुगेशन से लगा हुआ जो एटम है उसके पास
पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो और पाई बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास बीच में प्रेजेंट हो। डायरेक्टली लगा हुआ जो एटम है उसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो और पाई बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट हो, तो हम उसको माइनस एन कैटेगरी में लाएंगे। जैसे एन डबल बॉन्ड ओ है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, सी एच ओ है, एल्डिहाइडिक कीटोनिक कार्बोक्सिलिक में भी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ लिंकेज होगी, एस्टर में भी सी डबल ओ ओ आर लिंकेज होगी, एनहाइड्राइड में भी सी डबल बॉन्ड ओ और ओ सी ओ आर लिंकेज होगी। तो इस तरीके से हम उसको पहचानेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बस यहां पर उसको रिवीजन का पार्ट ले रहे हैं। हमें यह भी मैंने बताया था कि एक्चुअली अगर हम प्लस एम की बात करें तो प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं कहीं रिंग या चेन जहां पर भी लगे होंगे कॉन्जुगेशन के थ्रू, और माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं जहां पर भी प्रेजेंट होंगे कॉन्जुगेशन में, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। मतलब अगर बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, तो प्लस एम ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, और माइनस एम ऐसे ग्रुप होते हैं जो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं। ये भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है कि माइनस एम ग्रुप रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं और प्लस एम ग्रुप रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। ठीक, अब एक्चुअली थोड़ा सा ये बात भी मैंने डिस्कस किया था। एक्चुअली बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल की भी आने की पॉसिबिलिटी है और न्यूक्लियोफाइल को भी आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल का बात करें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब वो उस पोजीशन को सीक करेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रोफाइल को भी आना है, न्यूक्लियोफाइल को भी आना है, ये भी मैंने एक डिस्कशन किया था। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियोफाइल पे रिपल्सन होता है। तो अट्रैक्शन किसका होता होगा? अट्रैक्शन सिंपल सी बात इलेक्ट्रोफाइल का होता होगा। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है वो, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। और रिंग में जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी डेवलप हो रही होगी, इलेक्ट्रोफाइल वहां पर आके क्या करेगा? अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल वहां पर आके अटैक करेगा। अब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी चाहिए इलेक्ट्रोफाइल आने के लिए, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटानी चाहिए इलेक्ट्रोफाइल आने के लिए, ये एक मैटर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें तो हम ये बोल सकते हैं कि रिंग पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब रिंग को एक्टिवेट करेंगे ऐसे ग्रुप जो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में घटाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल आने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम वैसे डिस्कस करेंगे। तो जो प्लस एम वाले ग्रुप होते हैं, प्लस एम वाले ग्रुप रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और माइनस एम वाले ग्रुप रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं। ये भी मैंने डिस्कशन कर दिया, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट में रिंग पे चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज। कहां पर? आर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता था। और माइनस एम ग्रुप ऐसे होते थे जिनमें आर्थो और पैरा पे डिलोकलाइजेशन की वजह से, अगर देखोगे आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता था। मतलब रिंग पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती थी माइनस एम इफेक्ट की वजह से, और प्लस एम इफेक्ट की वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल बढ़ती थी। लेकिन अगर हम यहां पर प्लस एम की बात करें तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाए जाते हैं प्लस एम ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाए जाते हैं प्लस एम ग्रुप। और माइनस एम ग्रुप की बात करें तो माइनस एम ग्रुप रिंग डीएक्टिवेटिंग कहलाए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहलाए जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम करते हैं, अब प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं प्लस एम और रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं माइनस एम। ये दिमाग में एकदम बिठा के रखना अगर बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं तो।
अदरवाइज चेन की बात करें तो उसमें भी चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, क्लियर कट सी बात। अब अगर और हम डिस्कशन करना चाहें इसमें, और अगर हम पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो यहां हैलोजन को अगर देखो तो हैलोजन माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है उसका, तो हैलोजन रिंग एक्टिवेटिंग नहीं होते, हैलोजन रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं। हैलोजन रिंग एक्टिवेटिंग नहीं, हैलोजन रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि रिंग पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं। हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल कब आएगा, कैसे आएगा, कहां पर आएगा, ये बारे में बात करने वाले हैं। अब ध्यान दो, हैलोजन माइनस एम नहीं है, लेकिन प्लस एम होने के साथ साथ वो रिंग डीएक्टिवेटिंग है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कैपेसिटी होती है, रिलीजिंग नहीं। अब ध्यान दो, जो प्लस एम ग्रुप है वो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। प्लस एम ग्रुप आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। प्लस एम ग्रुप आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं बेंजीन रिंग के केस में, इसलिए उनको हम आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का मतलब इलेक्ट्रोफाइल को उन्हीं पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे जिन पोजीशन पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन उन्हीं पोजीशन पे होगा जहां पर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, इसीलिए बोलते हैं कि प्लस एम ग्रुप जो होते हैं वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। माइनस एम अगर देखो तो माइनस एम ओवरऑल रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं, लेकिन आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं। आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल तो आर्थो और पैरा पे आने से रहा, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ आर्थो और पैरा पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड है, तो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। अब अगर पॉसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रोफाइल आने की, तो किस पोजिशन पे आएगा, मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ है। मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आने की प्रोबेबिलिटी होगी तो कहां पर होगी, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आने की प्रोबेबिलिटी होगी। इसका हम डिटेल डिस्कशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में करेंगे। अभी जस्ट ये डिस्कशन करना था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना तो कहां पर बढ़ाना, कम करना तो कहां पर कम करना। ओके, तो ये हमको ध्यान रखना है कि रिंग एक्टिवेटिंग कौन है, रिंग डीएक्टिवेटिंग कौन है, कौन से इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है या कौन से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। प्लस एम हो या प्लस आर हो, दोनों एक ही चीज है। माइनस एम हो माइनस आर हो, वो भी एक ही चीज है। ये दोनों एकदम क्लियर कट सा समझना। मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट, इसका भी ध्यान रखना। मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट है। हैलोजन का थोड़ा सा मैटर गड़बड़ा जाता है। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जो हमने लिया था। मेसोमेरिक इफेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मेसोमेरिक इफेक्ट में उसका एप्लीकेशन हम डिस्कस करना चाहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन ये हमने मेंशन किया हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर। रिंग में ये पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि जो प्लस एम ग्रुप होते हैं, प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और माइनस एम जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। अभी ऑर्डर का बात है, तो ऑर्डर तो तभी हम क्लियर कर पाएंगे जब हमें प्लस एम माइनस एम का ऑर्डर पता होगा, तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर पता हो पाएगा। पहला है OCO-CH3। OCO-CH3 अगर हम ऐसे लिख दें तो एकदम तुमको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये O है और ये C डबल बॉन्ड O है, OCO-CH3। अब अगर यहां देखो तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, ये अगर बेंजीन रिंग यहां पर हम बात करें तो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन, इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा, प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक, Cl है क्लोरीन का भी प्लस एम इफेक्ट है,
और NH2 है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी प्लस एम इफेक्ट है। अभी मैं दूसरे इफेक्ट के बारे में बात करूंगा। और NO2 की अगर बात करो तो NO2 माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट कर रहा, मतलब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, कम करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा प्लस एम होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। सर NH2 का प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा है इसमें, तो C पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये रिंग पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रिलोकेशन करेगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। C पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद होगी A पे, और उसके बाद होगी B पे, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर जो होना है वो D पे होना। अब ध्यान देना, D तो प्योरली माइनस एम है, ए भी प्लस एम है और बी भी प्लस एम है, लेकिन हमको याद होगा ऑर्डर में भी आपको हैलोजन सबसे बाद में लिखा है, हैलोजन सबसे बाद में लिखा है। हैलोजन का प्लस एम इफेक्ट बहुत डोमिनेंट इफेक्ट नहीं होता है, हैलोजन का प्लस एम इफेक्ट बहुत डोमिनेंट इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हैलोजन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग की तरह काम करते हैं। माइनस एम इफेक्ट से कम इफेक्टिव होते हैं, लेकिन प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट नहीं ऑपरेट करते हैं, माइनस आई ज्यादा होता है इनका, तो इनको हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, ओवरऑल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाले ग्रुप कंसीडर करते हैं, याद रखना। दूसरा देखो, बी ऑर्डर देखो तो ये NH2 है, ये O ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये NH है और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है। देखो तो सब डायरेक्टली जो ग्रुप पे एटम लगा हुआ है सबके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। सिंपल सी बात, ये सबके सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले हैं, लेकिन कौन ज्यादा बढ़ाएगा कौन कम बढ़ाएगा ये तो हम प्लस एम के थ्रू डिसाइड करेंगे, ये तो सब कुछ हम प्लस एम के थ्रू डिसाइड करेंगे। किसका प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा है यहाँ पर, ऑर्डर अगर नहीं पता है तो याद कर लो, और क्योंकि याद नहीं करोगे तो हम हर गली और कूचे में भटकते हुए नजर आएंगे, इतना समझ लेना। क्योंकि ये सब नहीं पता है तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेकार है। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इजीएस्ट टॉपिक, इजीएस्ट सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, ये मान लो। इससे इजी कोई भी चीज नहीं हो सकती, सबसे कम टाइम टेकिंग, लॉजिकल है, थोड़े से डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर से, और कुछ जो चीजें याद करने की हैं वो हमको अच्छे से याद है। तो सबसे अच्छा प्लस एम इफेक्ट NH2O का होगा, तो A पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद OH का प्लस एम इफेक्ट होता है, D पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे कम होगी, और N और O, NHCOCH3 और OCOCH3 में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा अच्छे से यहां पर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हालांकि ये नाइट्रोजन इधर भी डिलोकलाइज्ड है और इधर भी लोन पेयर डिलोकलाइज, इसमें भी इधर डिलोकलाइज है और इधर भी डिलोकलाइज। इसका मतलब ये नहीं कि दो लोन पेयर है तो एक उधर चला जाएगा और एक इधर चलाया जाएगा, पॉसिबल नहीं। ऑक्सीजन सिर्फ एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज करा सकता है, क्योंकि वो ऑक्टेट से ज्यादा वैलेंसी एक्सपेंड ही नहीं कर सकता। अगर तुम दो बॉन्ड इधर भी डिलोकलाइज कराओगे तो इसके पास 4 बॉन्ड हो जाएंगे, कहां से पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन का सिर्फ एक से ज्यादा लोन पेयर है तो सर डिलोकलाइजेशन में एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व होगा, अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। अब ये इसीलिए तो इनका प्लस एम इफेक्ट कम है, इसीलिए तो इनका प्लस एम इफेक्ट कम है, क्योंकि लोन पेयर इधर भी घूमने जा सकता है, इधर भी घूमने जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। अब इसमें से जब इधर जा रहा होगा तो इधर जाने की अवेलेबिलिटी कम होगी, जब इधर जा रहा होगा तो इधर जाने की अवेलेबिलिटी कम होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो पॉसिबिलिटी होगी ना रिंग पे जाने की, इसमें भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होगी रिंग पे जाने की। तो रिंग पे किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी अवेलेबल होगी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कराने की टेंडेंसी है लेकिन नाइट्रोजन से कम है, समझ आए। तो फिर हो जाएगा सी ऑर्डर और उसके बाद हो जाएगा बी। तो ADCB विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, क्लियर।
अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें, माइनस वालों को तो ऐसे ही बाहर कर देना, आपको ऑर्डर पता है। सबसे अच्छा प्लस इफेक्ट कौन ऑपरेट कर रहा होगा? ए, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ए के बाद आपका सी कर रहा होगा, क्योंकि सी में ओ के पास नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद NH2 के पास लोन पेयर है और NH3 के पास पॉजिटिव चार्ज है। इसका तो लोन पेयर है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है तो खींचेगा सर। खींचेगा मतलब कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा? माइनस आई। यहां पर लोन पेयर देगा तो वो प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन नेसिटी बी में ज्यादा होगी और डी में सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेसिटी होगी। दिस इज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेसिटी इन बेंजीन रिंग। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, सेटिस्फैक्टरी जवाब होना चाहिए आपका। यहां कहीं किसी तरीके का कंफ्यूजन या स्थिति ऐसी कोई डेवलप ही नहीं होनी चाहिए। सब सारा सा इजी सा कॉन्सेप्ट है। यहां मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेने की कोशिश किया है कि वो कंपाउंड जिनमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट हो। अब बैक बॉन्डिंग का मतलब डिलोकलाइजेशन ही होता है। वो चाहे पी पाई की बैक बॉन्डिंग हो, चाहे वो पी पाई डी पाई की बैक बॉन्डिंग हो, चाहे लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ इन्वॉल्व हो रहा हो, या लोन पेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ इन्वॉल्व हो रहा हो, या नेगेटिव चार्ज वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ इन्वॉल्व हो रहा हो, या नेगेटिव चार्ज वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ इन्वॉल्व हो रहा हो, वो सब कुछ बैक बॉन्डिंग है। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस की ही कैटेगरी होती है। देखो पहला केस देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये H है, ये CH3 है, और ये जो ऑक्सीजन है उसके पास एक लोन पेयर है। मैंने बहुत पहले समझाया है, ये सब टॉपिक रेजोनेंस में डिस्कस कर चुके हैं। ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग करेगा। कौन सी? 2p ओवरलैपिंग करके बैक बॉन्डिंग करेगा। 2p ओवरलैपिंग करके, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी सेकंड p सबसेल है जिसपे लोन पेयर है, और कार्बन के पास भी 2p है जो कि वैकेंट है। तो p पाई बैक बॉन्डिंग करेगा, p पाई बैक बॉन्डिंग करेगा, तो सर ये स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर बैक बॉन्डिंग के बाद का स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो यहां पर हम ड्रा कर सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड O और CH3 छोटा सा ड्रा करते हैं। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया हुआ है तो इसलिए ये स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा। अगर ड्रा करना है, क्वेश्चन ड्रा करने का नहीं था, क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग का था, तो पहला केस ऐसा है जिसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। दूसरा केस देखो तो बोरान के पास सर वैकेंट p ऑर्बिटल है। अगर यहां देखो तो वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। बोरान के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है और यहां पर कार्बन के पास ऐसी ऑर्बिटल है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये निगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बचपन से सीखा हम लोगों ने। तो इसकी 2p ऑर्बिटल और इसकी 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगी और बैक बॉन्डिंग इसमें भी हो जाएगी। और इसका अगर बैक बॉन्डिंग अगर चेक भी करना है तुमको तो ऐसे देख सकते हो इसको, CH3 CH डबल बॉन्ड BR2 और यहां पर क्या माइनस। वो बनाना नहीं हमको, सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं आपको कि ऐसा भी कर सकते हो सोच के। इसका नेगेटिव चार्ज इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। बोरान की भी अपनी 6 इलेक्ट्रॉन थे सर, 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो जाएंगे, सब दुनिया में खुश रहेंगे। उसके भी ऑक्टेट कंप्लीट है, उसने पड़ोसी की मदद कर लिया, उसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। क्योंकि इनका केमिस्ट्री में सबसे अच्छा काम है कि पड़ोसी की मदद करते रहना। अगर पॉसिबल है अपना नुकसान करके किसी का ना करेंगे, लेकिन अपने पास अगर अवेलेबिलिटी है तो सर पड़ोसी को जरूर मदद करेंगे। यहां कोई भेदभाव नहीं होता है, बहुत अच्छी चीज ये। यहां पर अगर देखो तो सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है सल्फर के पास। तो ये नेगेटिव चार्ज इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो जाएगा और यहां पर 2p और 3d बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। स्ट्रक्चर अगर सोचो तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड S और H। सल्फर पे नेगेटिव चार्ज,
सल्फर पे निगेटिव चार्ज, ये एक तरीके से रेजोनेंस ही है। 2p पाई और 3d पाई बैक बॉन्डिंग हुई है, 2p पाई और 3d पाई बैक बॉन्डिंग हुई है। बैक बॉन्डिंग से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया है। ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो गए। ये स्ट्रक्चर कम है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, कम है। इसके पास देखो, इसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे, अगर रेजोनेंस की बात करोगे, तो सर उसके पास कोई ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास कोई ऑर्बिटल नहीं है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव चार्ज इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अगर चेक करो इतना तो अपन ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा लिया है, रेजोनेंस में डिस्कस करवा लिया है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसके पास तो एक ऑर्बिटल है जिसके पास लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जो उसके साथ बैक बॉन्डिंग कर ले। मतलब ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है और उसके साथ साथ वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है और उसके साथ साथ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ नहीं इन्वॉल्व होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन ही नहीं है, रेजोनेंस ही नहीं है। निगेटिव है, सिंगल है, देन सिंगल है, उसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल है। मतलब इसमें भी बैक बॉन्डिंग ना होनी है, ना होनी है। ये सब खुद से पहले ट्राई कर सकते थे, उसके बाद आप वीडियो को ऑन करके वापस से समझ गया ना, वेरी गुड। एफ क्वेश्चन देखो, कार्बन के पास निगेटिव चार्ज अच्छी बात है, लेकिन फ्लोरीन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, पी तो है ये नहीं, वैकेंट डी भी नहीं है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। किसके पास, फ्लोरीन के पास नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये भी बैक बॉन्डिंग ना करेगा। फ्लोरीन की जगह पर क्लोरीन हो जाता, आराम से 3D आ चुकी होती, ब्रोमीन हो जाता तो भी 4D आ चुकी होती, और आयोडीन हो जाता तो भी 5D वैकेंट ऑर्बिटल आ चुकी होती, जिसमें हमारी बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो चुकी होती है। जी ऑप्शन को देखो, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास ऐसी ऑर्बिटल है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है। ये इसके साथ कौन सा 2p और 2p पाई बैक बॉन्डिंग कॉज कर लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। 2p पाई बैक बॉन्डिंग कॉज कर लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। मतलब यहां पर ये प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, लोन पेयर दे रहा है, मतलब प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। यहां पर ये कोई इफेक्ट नहीं ऑपरेट कर रहा है, यहां पर भी कोई इफेक्ट का फैक्टर नहीं है। समझ आ गया। नेक्स्ट CH2 और Br के पास अगर देखो तो Br के पास आपको वैकेंट क्या मिल जाएगी, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं आपको, ये क्योंकि बहुत मैंने देखा बच्चों को ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। सर प्रॉब्लम की कोई बात होनी नहीं चाहिए। वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये 2p इसका इलेक्ट्रॉन इसमें एकोमोडेट हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ चुके होंगे, और जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ चुके होंगे तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। 2p पाई और 4d पाई बैक बॉन्डिंग कॉज करेगा, इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। हाँ 2p पाई 3d पाई होती तो ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती कंपैरिजन टू 2p पाई 4d पाई। ठीक है, इसको देखो तो सर यहां पर निगेटिव चार्ज इसके पास है, सर है, क्या है बताओ। इसके पास कोई वैकेंट p नहीं है क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास कौन सी है, वैकेंट कौन सी डी ऑर्बिटल है, क्योंकि ये
थर्ड या थर्ड के बाद के जो भी पीरियड के एलिमेंट है, कुछ नहीं तो वैकेंट डी तो होगी। और वैकेंट डी है तो ये 2p में लोन पेयर है और ये वैकेंट डी है, तो 2p पाई और 3d पाई बैक बॉन्डिंग कर लेगा। सर समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए। 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग कर लेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर ये नहीं कर पा रहा था, कहां गया NH3 प्लस वाला, कहीं है ना, हाँ ये NR3 प्लस वाला बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसके पास कोई आगे की ऑर्बिटल ही नहीं, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का आराम से कर लेगा। CH2 प्लस और BS2 के पास भी देखो तो आपके पास, इसके पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल है और यहां पर भी वैकेंट p ऑर्बिटल है। कार्बन के पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल है, BS2 के पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल है। दोनों सर खाली खाली हैं, कोई किसी की हेल्प करने के लिए, उसका भी घर बेरोजगारी से भरा हुआ है, उसका भी घर बेरोजगारी के भरा हुआ है, इसके घर में भी कोई कमाने वाला नहीं है और इसके घर में भी कोई कमाने वाला नहीं है। दोनों बेचारे ऐसे के ऐसे एक दूसरे को सिर्फ देख देख के सरवाइव करते रहेंगे, लेकिन इनके बीच में कभी भी बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर? अब लास्ट देखो, CH2 प्लस और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और तो ये ऐसे, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग कौन सी वाली सर 2p पाई और 2p पाई बैक बॉन्डिंग। ये कार्बोकेटायन भी अच्छे से मस्त से स्टेबलाइज होना है, मतलब बैक बॉन्डिंग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसका मतलब कैसा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रेसिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड किया है। बैक बॉन्डिंग यहां पर हो गई है। अगर इसकी बात करो, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव और कार्बन के पास निगेटिव हो, अगर इसकी बात सोचो तुम, तो ये CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड O R और R हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट में आपकी d ऑर्बिटल है ही नहीं और ऑलरेडी जितने बॉन्ड बनाने थे वो बना चुका है, तो इसलिए उसमें बैक बॉन्डिंग की कोनो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। मुझे उम्मीद है इतना पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड पार्ट है, हम डिस्कस कर चुके हैं इस पार्ट को, और ये हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पे एक्सप्लेन किया है। मेसोमेरिक इफेक्ट का ये एप्लीकेशन का पार्ट है, इसमें भी प्रेसम हमने अप्लाई किया हुआ है और इसमें भी मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, तो ये मैंने रेजोनेंस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो कुछ और एप्लीकेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। जब ये ग्रुप जो हमने प्लस एम माइनस ग्रुप लगे हुए, जब किसी के साथ कंजुगेशन में लगे होंगे तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसमें मेसोमेरिक भी इफेक्ट ऑपरेट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट होगा, तो उन चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको यहाँ पर हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लेने की कोशिश किया हुआ है। ओके, तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इफेक्ट अप्लाइड बाय दीज ग्रुप। ये ग्रुप अगर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है या बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है तो कौन सा इफेक्ट इनमें अप्लाई होने वाला है, ध्यान दो, ये ध्यान से समझो। तो ये आपको नाइट्रोजन के पास यहां पर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जब प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में ये लगा होगा किसी के साथ, तो जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा, प्लसम इफेक्ट। तो ये इधर कॉन्जुगेशन में लगा हुआ है तो प्लसम इफेक्ट तो ऑपरेट करेगा। उसके साथ साथ नाइट्रोजन है तो ये माइनस आई इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा।
ये अलग बात है कि मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट होता है, इसको हमें जरूरत पड़ेगी एक्चुअली। ग्रुप अगर आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी ऐसी कि हम ये भी प्लस एम के बेस पे भी कंपेयर कर सकें और इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे भी कंपेयर कर सकें, मेसोमेरिक इफेक्ट के बेस पे भी कंपेयर कर सकें और इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे भी कंपेयर कर सकें। इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए ये ग्रुप हमको आइडेंटिफाई करने की कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे। डोंट वरी। यहां NH3+ की बात करें, अगर NH3+ है तो इसका पॉजिटिव चार्ज किसी के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं होगा। डिलोकलाइज नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा? -I सिर्फ खींचने का काम करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन नहीं ये डिलोकलाइजेशन से ले सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की ऑलरेडी 4 वैलेंसी है, अब इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता। अगर हमारे पास सिर्फ फिनाइल ग्रुप कहीं कॉन्जुगेशन में लगा हुआ है, हम एग्जांपल में समझाएंगे आपको, सिर्फ फिनाइल ग्रुप कॉन्जुगेशन में लगा हुआ है, तो फिनाइल ग्रुप अगर है तो फिनाइल ग्रुप -I इफेक्ट ऑपरेट करेगा और उसके साथ साथ ये रेजोनेंस इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा। -I इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा और उसके साथ साथ ये रेजोनेंस तो करेगा। अब मेसोमेरिक में इसलिए नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कोई लोन पेयर है नहीं, कोई डिलोकलाइज होके अपने पास लेने के लिए ऑर्बिटल भी नहीं, तो इसके पास सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता रहेगा, उसके साथ साथ ये -I इफेक्ट ऑपरेट करेगा। लेकिन -I के साथ साथ अगर कंजुगेशन में है तो सर रेजोनेंस इफेक्ट तो डोमिनेंट इफेक्ट होता है, इसलिए रेजोनेंस डोमिनेंट होगा। इनमें डोमिनेंसी किसकी होगी उसका बात हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे तो प्लस एम इफेक्ट ही डोमिनेंट होगा। OCH3 है, OCH3 है तो OCH3 प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा और उसके साथ साथ -I इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा। इसमें कंजुगेशन में है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाएगा, उसके साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली कम डोमिनेंट होता है मेसोमेरिक इफेक्ट से, तो वो हम कंपेयर करा लेंगे। डोंट वरी, उसके लिए टेंशन लेना नहीं। पहले तो हम ये समझा पाए आपको कि कौन से ग्रुप अगर कॉन्जुगेशन में लगे हैं। अच्छा, यहाँ बेंजीन रिंग लगी, यहाँ नहीं लगाया, कोई उससे मतलब नहीं, हमको ध्यान नहीं रखना है कि कॉन्जुगेशन में लिंकेज प्रेजेंट होनी चाहिए, बस इतनी बात। इसकी अगर बात करो तो CHO लिंकेज है जो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, जो बेंजीन रिंग के साथ CHO लिंकेज कॉन्जुगेशन में है, इसका मतलब ये -M इफेक्ट ऑपरेट करेगा और उसके साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। तो हम -I की बात करेंगे। कब कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जिससे जनरल आइडिया लेना है कि मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या क्या इफेक्ट उनका है, प्लस एम है, -M है, प्लस I है, -I है, इसके बारे में बस डिस्कस करना है। अगर F पार्ट की बात करें तो ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप कंजुगेशन में लगा होता है तो -M इफेक्ट होता है और उसके साथ साथ -I इफेक्ट भी होता है। NO2 -M में भी लिखा है, -I में भी लिखा। ये ग्रुप की बात करते हैं SO3H। अगर SO3H कंजुगेशन में, SO3H का मतलब पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो दिमाग में रखना है कि -M इफेक्ट ऑपरेट करना है और -I इफेक्ट भी ऑपरेट करना है, -M भी ऑपरेट करना है और -I इफेक्ट भी ऑपरेट करना है, क्योंकि कंजुगेशन में डायरेक्टली तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में पाई बॉन्ड का कैरेक्टर। यहां पर अगर बात करो, इसके पास लोन पेयर नहीं, जब भी ये पाई बॉन्ड किसी के साथ कंजुगेशन में होगा तो नाइट्रोजन की तरफ ही डिलोकलाइज होगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब नाइट्रोजन की तरफ ही डिलोकलाइज होगा तो यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो ये -M इफेक्ट ऑपरेट करेगा और उसके साथ साथ -I इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा। क्लियर? अगर हम C∧N की बात करें, साइनाइड लिंकेज की बात करें, तो भी क्लियर है कि साइनाइड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है।
ये अगर किसी के साथ कॉन्जुगेशन में, रिंग, चेन, किसी के साथ भी कॉन्जुगेशन में, तो ये तो हमसे अच्छे से जानते हो, ये माइनस आई इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा और माइनस एम इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा। काफी अच्छा माइनस आई भी होता है और काफी ही अच्छा माइनस एम भी होता है। COOH बेंजीन रिंग या किसी के साथ यहां लगा दिया, यहां नहीं लगाया, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना, वो पार्ट आपको कंजुगेशन देखना चाहिए। अगर कंजुगेशन में नहीं है तो मेसोमेरिक का पार्ट हटा देंगे, फिर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का ही हम फैक्टर अप्लाई करेंगे। COOH कंजुगेशन में डायरेक्टली CO लिंकेज लगा हुआ है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा और उसके साथ साथ माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा। ठीक, क्लियर? NO देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास, ये मैंने आपको प्लस एम में बताया है, आपको अगर आइडिया हो तो। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है और नाइट्रोजन के बीच में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में पाई बॉन्ड भी है। नाइट्रोजन को लोन पेयर भी डिलोकलाइज हो जाएगा तो ये प्लस एम का इफेक्ट का फैक्टर होगा, और उसके साथ साथ अगर ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ तो माइनस एम इफेक्ट का फैक्टर होगा, और उसके साथ साथ ये माइनस आई इफेक्ट का फैक्टर होगा। प्लस एम भी ऑपरेट करेगा, माइनस एम भी ऑपरेट करेगा और माइनस आई इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा, और जिसमें प्लस एम इफेक्ट इसका माइनस एम इफेक्ट से डोमिनेंट इफेक्ट होता है। हम पॉजिटिव पीछे लिखा है, मैंने मेंशन किया, प्लस एम इफेक्ट इनका माइनस एम इफेक्ट से डोमिनेंट इफेक्ट होता है। वैसे सल्फर के पास यहां पर लोन पेयर है, सल्फर के पास अगर देखो तो ये लोन पेयर हैं, लोन पेयर हैं, लोन पेयर की वजह से लोन पेयर भी डिलोकलाइजेशन में जाएंगे। जब ये डिलोकलाइजेशन में जाएंगे तो प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा, और अगर सल्फर और पाई बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में है वो डिलोकलाइजेशन में जाएगा, क्योंकि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, तो वो अगर डिलोकलाइजेशन में गया, डिलोकलाइजेशन में कैसे, इस तरीके से, क्योंकि तो यहां पॉजिटिव डेवलप होगा, पॉजिटिव डेवलप होगा तो खींचेगा, खींचेगा मतलब ये भी प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा, माइनस एम इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा, और उसके साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी होगा, जिसमें प्लस एम इफेक्ट इसका डोमिनेंट इफेक्ट है। ये मैंने पीछे आपको बताया है कि ये दोनों ग्रुप आपके सामने ऐसे एग्जांपल लिए हैं जो प्लस एम इफेक्ट भी ऑपरेट करते हैं और माइनस एम इफेक्ट भी ऑपरेट करते हैं, लेकिन जब कंसीडर करने की बात आती है तो हम माइनस एम नेग्लेक्ट कर देते हैं और प्लस एम के बेस पे ही सिर्फ कंसीडर कर लेते हैं। कितना आसान सा कैटेगरी थी। अभी इनको हम अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे इनमें अब इनको अप्लाई करना है, हमको मेसोमेरिक इफेक्ट को कहां पर और कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन में मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पार्ट, उसका एप्लीकेशन में आगे डिस्कस करता हूं, डोंट वरी। यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपको कंपेयर एसिडिक ऑर्डर ऑफ मार्क्ड हाइड्रोजन। जो मार्क्ड हाइड्रोजन है उनकी एसिडिक ऑर्डर को कंपेयर करना है, जो मार्क्ड हाइड्रोजन है उनकी एसिडिक ऑर्डर को कंपेयर करना, मतलब H निकलने के बाद, ये मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन लूज करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबलाइज है, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबलाइज है, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबलाइज है, मतलब उसकी H निकल लूज करने की टेंडेंसी उतनी अच्छी थी। कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबलाइज है उसकी H लूज करने की टेंडेंसी उतनी अच्छी थी, और जब H लूज करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी थी, जब H लूज करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी थी, इसका मतलब वो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन था। अभी अगर पहला एक पार्ट देखने की कोशिश करो तो ये H लूज करके, ये H लूज करके, ऐसे समझो, ये H लूज करके जो नेगेटिव आयन बनेगा वो ये बनेगा, समझना, CH2 माइनस, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, अभी ये ऐसा बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज कंपेयर करो, अगर देखोगे तो इसका एक्सटेंडेड रेजोनेंस है डिलोकलाइजेशन, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज फ्रॉम दिस नेगेटिव चार्ज टू दिस डबल बॉन्ड, और फिर ये यहां से यहां डिलोकलाइज होगा, फिर यहां से यहां नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन बाय
एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक्सटेंडेड का मतलब एक स्टेप गया, फिर दूसरा स्टेप गया, फिर तीसरा स्टेप गया, आगे बढ़ता गया, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड रेजोनेंस, दैट इज पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड रेजोनेंस। ठीक है, अगर हमने इस हाइड्रोजन को डिलोकलाइज कर, इस हाइड्रोजन को डिलोकलाइज कराया सी का, तो सी का डिलोकलाइज कराया तो सी एच निकलने के बाद यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा। जब यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ये सी अगल बगल बस घूमता रहेगा, यहां से यहां पर डिलोकलाइज होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर डिलोकलाइज नहीं हो सकता। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर डिलोकलाइज होगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड में डिलोकलाइज नहीं हो सकता क्योंकि कंजुगेशन नहीं। अब बताओ ये ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज है या ये ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज है? सिंपल सी बात, ये कम स्टेबल है क्योंकि इसमें इतने पार्ट में ही रेजोनेंस हो रहा है, सी से ओ में आ रहा है, अच्छी बात है। यहां सी से सी में और सी के बाद ओ में आ रहा है, मतलब और अच्छी बात है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ते हैं, जनरली स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ती। यहां सी से एक्सटेंडेड रेजोनेंस में है और ये बस यहां से यहां के रेजोनेंस में, तो ए वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर सी की एसिडिक होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। मैं वापस लिख दे रहा हूं, वही कंपेयर तुमको करना था। अब बी की भी देखो, बी का अगर H रिमूव हुआ, बी का अगर H रिमूव हुआ तो सी पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? माइनस चार्ज। H प्लस के फॉर्म में रिमूव हुआ, H प्लस के फॉर्म में रिमूव हुआ तो माइनस चार्ज डेवलप होगा। ये नेगेटिव चार्ज भी CO के साथ रेजोनेंस में है और ये डबल बॉन्ड भी CO के साथ रेजोनेंस में है। नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में है और डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस में है, तो उस केस में पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन ज्यादा होता है कंपैरिजन टू लोन पेयर। या क्या, अगर याद करो तुमको पिरिडीन एक स्ट्रक्चर बताया था, पिरिडीन में ये पाई बॉन्ड है और ये लोन पेयर भी। पाई बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन के लिए और लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन के लिए, तो कौन घूमने जाता था? सर, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होता था एक जगह से दूसरी जगह पर, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता था, फिर लोन पेयर लोकलाइज्ड रहता था। वैसे ही लोन पेयर का पार्ट है, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज भी, ये भी डिलोकलाइजेशन में है और पाई बॉन्ड भी डिलोकलाइजेशन में है, तो पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज के डिलोकलाइजेशन को अफेक्ट करेगा। दोनों एक साथ घूमने ओ के साथ नहीं जाएंगे, एक टाइम में सिर्फ एक ही जाएगा। और ये परमानेंटली ओ के पास जा रहा था, ये भी ओ के पास जा रहा था, लेकिन इसमें एक टाइम में डबल बॉन्ड जाएगा और एक टाइम में नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज कार्बोएनायन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कार्बोएनायन फर्स्ट होगा क्योंकि H निकलने के बाद बन रहा है, फिर आपका C होगा और उसके बाद आंसर होगा बी। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हो सकता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हो सकता है, लेकिन घबराने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। आगे हम इसके बारे में और डिटेल देखेंगे, अभी ये क्वेश्चन थे सामने तो फिर हमने इनको डिस्कस किया। ऐसा ही देखो सेकंड क्वेश्चन में, ये H अगर निकल रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां बन रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज एक्सटेंडेड रेजोनेंस से O में जा रहा है। ये भी नेगेटिव चार्ज अगर H रिमूव, H प्लस मानना है, एसिडिक का मतलब H प्लस के फॉर्म में रिमूव करना है, तो ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होके O में जा रहा है और ये नेगेटिव चार्ज यहां पर बन रहा है, तो ये भी डिलोकलाइज हो रहा है और उसके साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइज हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन का कंटेंट दो बार, दो में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दो में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जब पाई बॉन्ड डिलोकलाइज कर रहा होगा तो नेगेटिव चार्ज रुका होगा, जब नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा होगा तब पाई बॉन्ड रुका होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होना है? सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होना है बी का, बी के बाद होना है सी का और सी के बाद होना है ए का। बी का होना है, बी के बाद सी होना है और सी के बाद बिलीव ना करो तो ए का होना है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से समझो। ये इधर का पार्ट मैं हटाता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, इस जगह का पार्ट मैं हटाता हूं क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, देखो
देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन एक्चुअली काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। ये जो अल्कोहल है वो टर्सरी अल्कोहल है, और ये हाइड्रोजन भी अल्कोहलिक लिंकेज है, ये हाइड्रोजन भी अल्कोहलिक लिंकेज है। 4 हाइड्रोजन को कंपेयर करना है। अब अगर आप ध्यान दो तो लोकलाइज्ड निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है या डीलोकलाइज्ड निगेटिव चार्ज? लोकलाइज्ड निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है या डीलोकलाइज्ड निगेटिव चार्ज? तो दुनिया कहेगी कि जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। यहां पर अगर देखो, यहां पर बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस अगर निगेटिव चार्ज को निकाल के देखो, रिंग को मैं वैसे का वैसे रखता हूं, ये O माइनस बना, ये पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये जैसा था वैसा है और ये जैसा था वैसा है। हमने इस H को माइग्रेट मतलब रिमूव किया है एसिडिफिकेशन के लिए। तो अब निगेटिव चार्ज ये देखो, तो निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होके C से O माइनस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, O से O में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है। उसके लिए उससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा एसिडिक जो हाइड्रोजन है यहां पर C है। अब अगर ये वाला हमने ऐसे ही रखा, इसी में समझाते हैं सर, ये H है और ये OH है, ये H रिमूव हुआ यहां से, ये नेगेटिव चार्ज आया, तो इसका भी तो सर यहां से यहां थोड़ा रेजोनेंस होएगा कि नहीं होगा? हाँ, इसका इसके साथ रेजोनेंस नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं। कैसे? नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर है, लेकिन इसका इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस होगा। थोड़ा बहुत तो डिलोकलाइज होने के ले जाएगा, लेकिन ये O से O में नहीं जाएगा, ये O से C में जाएगा। अच्छी बात होगी कि खराब बात होगी? पहले से अच्छी बात नहीं है, ये पहले से अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये रेजोनेंस हो रहा, मतलब कुछ न कुछ पार्ट डिलोकलाइजेशन में जरूर इन्वॉल्व हो रहा है, और जब इन्वॉल्व हो रहा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ B काउंट होगी D की। अब A और B का इधर देखो, इधर मैं समझाता हूं, C का O का H है, फिर CH3 है, और फिर CH2 और O का H है। ये प्राइमरी अल्कोहल है जिसपे प्लस आई इफेक्ट बहुत कम है, और ये टर्सरी अल्कोहल है, ये भी कैसा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा? प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा। इसमें जो भी नेगेटिव चार्ज जनरेट होना है, ये नेगेटिव चार्ज जनरेट होना है H लूज करके, ये भी नेगेटिव चार्ज जनरेट होना है, ये लोकलाइज्ड रहने, ये डीलोकलाइज नहीं होने। ये जो अल्कोहल है इसमें भी डीलोकलाइज नहीं है, और ये जो अल्कोहल है उसमें भी डीलोकलाइज नहीं है। दोनों में नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, और जब लोकलाइज्ड है इसका मतलब इनसे तो कम ही स्टेबल इनका नेगेटिव चार्ज होना है। जब नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जानी। ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्लस आई इफेक्ट कम है, और ये टर्सरी अल्कोहल है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि इसमें तो ये प्लस आई इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है। तो उसके बाद आंसर हो जाना है B, और B के बाद आंसर हो जाना है A। दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन, ये मैंने कंपेयर किया उसी से जो मैंने आपको बहुत पहले एसिडिक को ऑर्डर बताया था, उसी से कंपेयर किया। एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल सा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इसी एसिडिक स्ट्रेंथ से धीरे धीरे हम ये चीजें सीख जाएंगे, डोंट वरी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन यहां पर लगे होंगे आपको, लेकिन घबराना नहीं, डरना नहीं, आप डट के सामना करना है इनको। अभी देखो, अगर ये मैं D का H रिमूव करूं तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज सर बेंजीन रिंग में प्रॉपर डिलोकलाइज्ड रहेगा। इसका अगर H निकालूं तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये भी बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज्ड रहेगा। इसका अगर H निकालूं तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा,
ये बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज्ड नहीं रहेगा, और इसका अगर H निकालो तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये भी बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज्ड नहीं रहेगा। अब सोचो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, अब सोचो जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होनी है, ये दिमाग में रखते हुए सोच लो। सोच लिया होगा इसका भी डिलोकलाइजेशन होना है, इसका भी डिलोकलाइजेशन होना है, ये लोकलाइज्ड है और ये भी लोकलाइज्ड है, ठीक है। जब इसका डिलोकलाइजेशन होना है तो O के पास निगेटिव चार्ज है, अच्छी बात है। इसका C के पास निगेटिव चार्ज है, ये भी C से C में डिलोकलाइज होगा और ये O से C में डिलोकलाइज होगा। इसका मतलब फिनोलिक लिंकेज है, जो ये OH लिंकेज है, ये ज्यादा एसिडिक निगेटिव चार्ज बनेगा क्योंकि यहां पर O का निगेटिव चार्ज है, तो इसलिए D की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी है। अब फिर किसकी होनी है? C की होनी है, क्योंकि इसका निगेटिव चार्ज भी डिलोकलाइज्ड रेजोनेंस में है। सर अच्छी बात है, ये समझ लेना। अभी इस B और इस A को समझो, इस B और इस A को समझो, इनका ना ही निगेटिव चार्ज यहां रेजोनेंस में है, ना ही इसका निगेटिव चार्ज यहां रेजोनेंस, मतलब ये लोकलाइज्ड है। लेकिन अब जब कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये फिनाइल रिंग कैसा इफेक्ट ऑपरेट कर रही होगी? माइनस आई इफेक्ट। जब फिनाइल रिंग कॉन्जुगेशन में नहीं होती तो इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करती। जब माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रही होगी तो ये वाला ज्यादा क्लोज नेगेटिव चार्ज है या ये वाला ज्यादा क्लोज नेगेटिव चार्ज है? सिंपल सी बात, ये वाला ज्यादा क्लोज नेगेटिव चार्ज है। माइनस आई इफेक्ट का यहां पर इफेक्ट ज्यादा होगा और यहां पर माइनस आई इफेक्ट का इफेक्ट कम होगा। तो कम होगा तो फिर आंसर हो जाएगा ए और फिर आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से इसका एसिडिक ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। ये थोड़े से ट्रिकी सवाल होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी। यहां मेसोमेरिक इफेक्ट मैंने अप्लाई नहीं किया है अभी, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रैक से हटके थे। हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे तो ये आराम से आ जाएंगे, घबराने का बात नहीं। अब ये वाला पार्ट में एक बार डिस्कस कर देता हूं तुमको कि ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, ये भी एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। एक्चुअली रेजोनेंस दो तरीके का होता है, एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस का पार्ट होता है और एक क्रॉस रेजोनेंस का पार्ट होता है। एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस का पार्ट होता है और एक क्रॉस रेजोनेंस का पार्ट होता है। बहुत ध्यान से समझना। एक्सटेंडेड रेजोनेंस का मतलब एक कोने से डिलोकलाइज होते हुए दूसरे कोने तक डांस करता रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, और इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड। और क्रॉस का मतलब इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। जब इधर जा रहा है तो इधर नहीं जा रहा है, जब इधर लौट के आ रहा है तो फिर इधर जा रहा है। मैं आपको समझाता हूं, तब तक ये आप नोट कर सकते हो और अच्छे से समझो। एक्सटेंडेड और क्रॉस को मैंने यहां पर डिस्कस किया है। क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन साथ में मैंने हेडिंग डाली है। मैंने सबसे पहले क्रॉस कॉन्जुगेशन लिखा हुआ है। इन क्रॉस कॉन्जुगेशन 3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, बट 3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, एटलीस्ट 3 के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, बट 2 ग्रुप्स आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, but 2 groups are not in conjugation while these are conjugation with the third group. Conjugation with third group, बात समझना। 2 ग्रुप एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे, 2 ग्रुप एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे, लेकिन वो किसी तीसरे के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे। एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे लेकिन वो तीसरे के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे, ऐसे समझो। देखो, अगर हमने इसके डबल बॉन्ड की बात किया और ये डबल बॉन्ड बात किया तो ये कॉन्जुगेशन में है ही नहीं। क्यों? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन नहीं। 2 ग्रुप आर नॉट इन कॉन्जुगेशन while these are conjugation with the third group. ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन ये दोनों थर्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन ये दोनों ग्रुप थर्ड के साथ कॉन्जुगेशन, मतलब थर्ड वाला जो ग्रुप है इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है और थर्ड वाला ग्रुप इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है।
तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड देख लो, अगर यही तुम एक्सटेंडेड देखो तो यहां पर जो तीनों ग्रुप 1 2 3, ये तीनों ग्रुप एक दूसरे के साथ कंप्लीट कॉन्जुगेशन में, ये तीनों ग्रुप एक दूसरे के साथ कंप्लीट कॉन्जुगेशन में, इसलिए ये केस होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का, ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस का, और ये केस है आपका क्रॉस रेजोनेंस का। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ करके देखें, फिर उसका डिस्कशन करेंगे। अगर ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है, लोन पेयर अगर इधर डिलोकलाइज हो रहा है तो ये इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर NH डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस और NH पे क्या प्लस। एक स्ट्रक्चर ये रेजोनेंस में होगा, दूसरा हम ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है, लेकिन जब इधर जा रहा होगा तो फिर इधर नहीं जा रहा होगा, एट टाइम सिर्फ वो एक ही तरफ जा रहा होगा। तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन सकता है क्या? CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH और CH डबल बॉन्ड CH2 और NH पे प्लस। तो ये भी एक दूसरे का रेजोनेंस बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखो तो आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर 2 ग्रुप एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं थे, ये और ये कॉन्जुगेशन में नहीं थे, ये और ये कॉन्जुगेशन में है, ये और ये कॉन्जुगेशन में है, मतलब थर्ड ग्रुप के साथ ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये दोनों ग्रुप थर्ड वाले के साथ कॉन्जुगेशन में है, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए इसको हम क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसको अगर देखो तो इसमें आपको कंप्लीट सिस्टम नजर आएगा कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कंप्लीट आपको कॉन्जुगेशन में दिखेंगे, कंप्लीट आपको कॉन्जुगेशन में दिखेंगे। मतलब NH2, दिस इज NH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और NH के प्लस, और ये क्या? CH डबल बॉन्ड CH2। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। अब फर्दर भी तो रेजोनेंस हो सकता है, फर्दर रेजोनेंस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? NH2 प्लस डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। लोन पेयर गया है एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, लोन पेयर गया, एक जगह से डिलोकलाइज होके दूसरी जगह डिलोकलाइज होके गया है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक गया है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड रेजोनेंस। ये लोन पेयर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर नहीं गया है, या तो इधर गया है और या तो इधर गया है, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है और दिस इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जनरली क्रॉस कॉन्जुगेशन से ज्यादा डोमिनेंट होता है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जनरली क्रॉस कॉन्जुगेशन से ज्यादा डोमिनेंट होता है, बट कंडीशन कंपलसरी है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेंट देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज बेटर देन द क्रॉस कॉन्जुगेशन, बट हैविंग, ये बात कंपलसरी है, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, हैविंग सेम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसी कंपाउंड का एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और उसी का क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो उस केस में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेंट देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, बट हैविंग सेम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए तो सर वो जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। मतलब यहां वाला, इसमें रेजोनेंस एनर्जी कम है और इसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, जबकि दोनों में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन एक क्रॉस का फैक्टर है और एक एक्सटेंडेड का फैक्टर है। क्रॉस फैक्टर यहां पर एक्सटेंडेड से कम डोमिनेंट है और एक्सटेंडेड वाला एक कॉर्नर से गया सर दूसरे कॉर्नर में एकदम खुला घूम रहा है। इसकी अगर बात करो, इसमें अगर तुम बात करो तो ये अगर पाई बॉन्ड हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर दें तो इस तरीके से ये अगर मैंने बना दिया तो CO का लोन पेयर डिलोकलाइज होगा तो एक रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है, या इसका इस रिंग के साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन नहीं, लेकिन बीच वाले के साथ दोनों का कॉन्जुगेशन। एट ए टाइम सिर्फ एक ही रिंग में डिलोकलाइजेशन होगा,
एट ए टाइम सिर्फ एक ही रिंग में डिलोकलाइजेशन होगा। दिस इज केस ऑफ किसका? क्रॉस कॉन्जुगेशन। दिस इज केस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। इधर भी जाओ उधर भी जाओ, दैट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। इधर से उधर और फिर उधर से उधर ही चले जाओ, दैट इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। बहुत अच्छी बात है। उधर से उधर ही चले जाओ, बहुत अच्छी बात है। गए फिर लौट के आए फिर इधर जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। समझ में आ गया? तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज बेटर देन क्रॉस कॉन्जुगेशन बट हैविंग सेम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए। ये अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर की बात करो और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर की बात करो, तो किसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा स्टेबलाइज है? किसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा स्टेबलाइज है, ये अगर बोला जाए, या किसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर का ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होंगे, इसमें आपका ज्यादा स्टेबलाइज फैक्टर है, इसमें ज्यादा लोन पेयर डिलोकलाइज है, क्योंकि एक रिंग से दूसरी रिंग फिर यहां से यहां तक आना है। इसमें या तो इधर जाना है और या तो इधर जाना है। क्लियर? तो दिस इज क्रॉस रेजोनेंस, दिस इज क्रॉस रेजोनेंस या क्रॉस कॉन्जुगेशन, और दिस इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यहां पर अगर बात करो तो ये जो है, ये लोन पेयर का, ये पाई बॉन्ड का इधर से इधर डिलोकलाइज होगा या इधर से इधर डिलोकलाइज होगा, किधर भी डिलोकलाइजेशन हो सकता है। लेकिन इस पाई बॉन्ड का इसके साथ, अब भी मैं हटा दे रहा हूं तो समझाने में मेरे लिए इजी रहेगा। देखो, इस पाई बॉन्ड का या तो इसके साथ कॉन्जुगेशन होगा या इस पाई बॉन्ड का इसके साथ कॉन्जुगेशन होगा, इसका इसके साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो ये केस है क्रॉस कॉन्जुगेशन का, क्रॉस कॉन्जुगेशन या क्रॉस रेजोनेंस। और सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक जगह से छलांग लगाया है, दूसरी जगह तक जा रहे हैं, तो दिस इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। दोनों में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, सेम है, लेकिन दोनों में स्टेबिलिटी चेक की जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी और इसकी स्टेबिलिटी कम आएगी। इसके भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे साहब, और इसके भी 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल है और वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से कम स्टेबल है। तो एक्सटेंडेड और क्रॉस का फैक्टर आप समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, नोट लो, नोट कर लो, और आगे के लिए ये बात को तो जरूर ध्यान में रखो। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड ही कुछ एक क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करना है अपन को। ठीक है, चलो नोट करो। इस लेक्चर का एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फाइंड आउट करना है, के ऑर्डर फाइंड आउट करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ हमको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। अगर पहला पार्ट देखो तो ये H निकलने के बाद यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। नेगेटिव चार्ज इधर भी डिलोकलाइज होगा, इधर भी डिलोकलाइज होगा, लेकिन ये केस किसका है? क्रॉस का है। इधर भी डिलोकलाइज होगा, इधर भी डिलोकलाइज होगा, रेजोनेंस हो रहा है, अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन क्रॉस का है। और इसने अगर अपना H+ लूज किया और यहां नेगेटिव चार्ज बनाया, तो ये डिलोकलाइज हो रहा है किस पे? एक्सटेंडेड में, एक्सटेंडेड। सही था सर, एक्सटेंडेड। बताओ ए और बी में से कौन ज्यादा एसिडिक है? किसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिलोकलाइज्ड है? दोनों में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम कंसीडर कर सकते हैं। और इसकी अगर बात करो तो इसका नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज है, इस रिंग में भी, इस रिंग में भी और इस रिंग में भी, 3 रिंग में डिलोकलाइज है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, इसमें क्रॉस रेजोनेंस है, इसमें क्रॉस रेजोनेंस है, इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है।
लेकिन इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है सर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इस रिंग में भी डिलोकलाइज होना, इस पे भी डिलोकलाइज होना, इस पे भी डिलोकलाइज होना। 5 4 9 4 13 इस तरीके से कुछ आप डिलोकलाइजेशन करके बना सकते हो रेजोनेटिंग। यहां से यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, हो गया ना 4, और फिर इसमें यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और फिर यहां पर डिलोकलाइज हो गया। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हुए तो क्या हुआ? रेजोनेंस बढ़ा तो स्टेबिलिटी एनायन की बढ़ी। अगर इसकी बात करो आप, इसकी अगर हम बात करने की कोशिश करें तो शायद तुम्हारे दिमाग में हम H+ निकाल के कोशिश करें तो शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ सर अच्छी बात बैठ जाए। अच्छी बात बैठेगी ही सर, बैठेगी, बैठेगी, क्योंकि बैठाना ही हमारा मकसद है। ये नेगेटिव चार्ज बना सर, बहुत अच्छा मकसद हमारा एकदम हल हो गया है, एकदम हल हो गया है इस वजह से क्योंकि ये रिंग भी अगर आप देखने के लिए बैठो तो ये भी एरोमेटिक हो गई है, ये भी एरोमेटिक हो गई है। बेंजीन रिंग के साथ ये भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन का करेक्टर है, मतलब इसमें पूरा का पूरा कंपाउंड ही एरोमेटिक हो गया है। इस मतलब पूरी की पूरी सारी रिंग भी एरोमेटिक हो गई हैं। ये देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यहां पर जनरेट हो गया है, एरोमेटिक हो गया, तो वो निगेटिव चार्ज की वजह से इसमें एरोमेटाइजेशन डेवलप हो गया, तो ज्यादा स्टेबल हो गया ना। और सर एरोमेटिक बना दिया तो उससे बड़ा पुण्य का काम हमने कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब इसको देखो, सिंपल सी बात, इन तीनों में से किससे बहुत अच्छे से H निकलना रहा होगा? चारों में से ABCD में से किससे बहुत अच्छे से H निकलना रहा होगा? सिंपल सी बात, D में सबसे अच्छे से निकलना रहा होगा, फिर C में, फिर B में, और सबसे कम अच्छे से निकलना रहा होगा A में। मतलब A का K कम है और D का K ज्यादा। इसको एक बार देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। H+ निकालने के बाद, एसिडिक हाइड्रोजन फाइंड आउट करने के बाद देखो बहुत सुंदरता के साथ देखो, इसको हम वैसा ही बना रहे हैं कि हमको एग्जैक्टली चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो हम अच्छा रहेगा हमारे लिए। सर देखने की कोशिश करो, सर देखने की कोशिश करो, तो ये रिंग भी एरोमेटिक हो गई और ये रिंग भी एरोमेटिक हो गई। ये डिलोकलाइजेशन में होगा तो यहां पर भी पाई बॉन्ड आएगा। मतलब ओवरऑल अगर देखो तो इसका पाई ऐसे रिप्रेजेंट कर दो तो पाई करेक्टर सब में प्रेजेंट है। ये रिंग में भी डिलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, इस रिंग में भी डिलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, और ये रिंग खुद ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट इसमें भी बन रहा है। और जब डिलोकलाइज होके यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा तब भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट इसमें जनरेट हो जाएगा। ये रिंग भी एरोमेटिक जनरेट हो जाएगी और ये रिंग भी एरोमेटिक जनरेट हो जाएगी। और जब ये रिंग दोनों एरोमेटिक जनरेट हो जाएंगे तो निगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होगा। तो के का ऑर्डर अगर पूछा जाए हमसे, के ऑर्डर पूछा जाए तो हम बहुत अच्छे से सुंदरता से सवाल, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है एडवांस के लिए। के का ऑर्डर ई में सबसे ज्यादा है, फिर डी में, फिर सी में, फिर बी में और फिर ए में। दिस इज के डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, हमने डिस्कस करने की कोशिश की। हमने अभी मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन का पार्ट डिटेल में नहीं डिस्कस किया, बीच में कुछ कुछ चीजें मैंने ले ली हैं, इसका हम एप्लीकेशन का पार्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। अप्लाई करना सिखाएंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, सब कुछ आपको मेसोमेरिक इफेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा और कुछ आपको यूनिक डिफरेंस कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग वैसे लेक्चर ले रहे थे और ये इस तरीके ले रहे, अभी इसमें मैंने बताया। तो इस जो भी आपका फीडबैक है वो जरूर आप मुझे बताइएगा कि क्या समझ में आया, क्या लगा, क्या नहीं लगा। वो फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छे से ध्यान दो, लेक्चर्स अभी सीरियसली देखने, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर जीओसी हमारा परफेक्टली स्ट्रांग है तो आज से लेके लास्ट डे तक हर एक जगह पर हम जीओसी यूज करेंगे, और इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। बहुत इजी है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, बहुत इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस टेक्निक्स हैं उसमें जो हमको अप्लाई करनी होती है। ठीक है, इन्हीं बातों से हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया आपके लिए सामने पेश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।